नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके एसएसटी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिल्कुल इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनमें कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि इनके आने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास से जुड़े रहेंगे अंत तक और बिल्कुल क्लास को स्किप नहीं करना है, ध्यानपूर्वक समझना है। मैं सारी चीज़ें इसमें समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, और फटाफट हम रिवीजन करेंगे। लगभग मैं 20 से 30 प्रश्नों को जो है कराने की कोशिश करूँगा, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे। ठीक है, जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या है आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सकेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें बताना है कि माता देवी की पूजा थी, बलि प्रथा है, मंदिर का निर्माण या देवताओं का पृथक्करण। तो कौन कौन सी जो है नवपाषाण काल में जो धार्मिक प्रथा है उसके संबंध में आपके कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाती थी। तो बिल्कुल आपको पता है कौन सा आपका जो है मातृ देवी की उसमें पूजा की जाती थी नवपाषाण काल में। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि बूस्त्रोफेदन क्या है। एक प्रकार की लिपि है, एक भारतीय स्थल है, एक पुरातत्ववेत्ता का नाम है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर बिल्कुल आपको पता है इसका क्या आंसर आपका सही होगा। तो बिल्कुल एक प्रकार की ये लिपि होती है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। बूस्त्रोफेदन एक प्रकार की क्या होती है, लिपि होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। देखिए, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा मुझे लगेगा कि हाँ समझाना है उसमें मैं समझाऊंगा, तो बिल्कुल समझते चलेंगे। ऋग्वेद में जातवेदस, हिरण्यदत्त, गृहपति किस देवता की उपाधियां हैं। ठीक है, तो किस जो है देवता को ये चीज़ें कहा जाता था। बिल्कुल अग्नि देवता को कहा जाता था जातिवेदस, हिरण्यदत्त और गृहपति किसको कहा जाता था, अग्नि देवता को कहा जाता था। बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी बात। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि किस शासकों के अभिलेखों में संगम युगीन राज्यों का उल्लेख मिलता है। कौन से शासक थे जिनमें संगम युगीन राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, या अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में, या आपका रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में, ए और बी दोनों। तो कुछ साथी कहते हैं कि ए मतलब ज़्यादातर ए और बी दोनों उपरोक्त सभी इस तरीके के आंसर जो सही होते हैं। तो बिल्कुल सीटेट के आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपको एग्ज़ाम मैं बता दूं, अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस स्थिति में क्या है 70% आपका आंसर उपरोक्त सभी वाला और आंसर ए और बी वाला जो है सही माना जाता है। ठीक है, अगर आप पर आंसर आ रहा है तो उस स्थिति में आप आंसर ही लगाएंगे और अगर नहीं आ रहा है तब आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपकी बात सही मानी जाएगी, ए और बी दोनों सही हैं कि कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी मिलता है और अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में भी मिलता है क्या, संगम युगीन, ठीक है, राज्यों का उल्लेख। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है मौर्य काल की छंदवासिनी किस प्रकार की महिलाएं होती थी। छंदवास मौर्य काल की बात कर रहा है तो मौर्य काल में छंदवासिनी किस प्रकार की महिला होती थी। ऐसी महिला जो गाती थी, ऐसी महिलाएं जो काव्य रचती थी, स्वतंत्र रूप से रहने वाली विधवाएं, या मनोरंजन करने वाली नट स्त्रियां। तो बिल्कुल आपको पता है क्या इसका आंसर है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रहने वाली विधवाएं थीं जो छंद वासिनी के जो है कहलाती थी। ठीक है, मौर्य काल की बात कर रहा है, क्वेश्चन आ जाए मौर्य काल में। ठीक है, तो मौर्य काल में छंद वासिनी जो है किस प्रकार की महिला होती थी, तो स्वतंत्र रूप से रहने वाली विधवाएं होती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो राष्ट्रकूट शासकों ने शैव वैष्णव तथा जैन धर्म को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमानों के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाए। एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह चौथा है आपका अमोद वर्ष की पत्नी राजवल्लभी ने कुछ समय तक शासन किया था।
तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल आपकी तैयारी आप जो है मजबूत करिए। अगर आपने सच में तैयारी करी है एसएसटी की तो बिल्कुल आप आंसर इसमें करते चले जाएंगे। तो बिल्कुल आंसर आपका बी वाला सही आ जाएगा। इसमें कह रहा है नहीं वाला, ठीक है, असत्य वाला। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको गुमराह किया जाता है सीटेट एग्ज़ाम में एकदम से। असत्य वाले को क्या है, जल्दबाजी में क्या होता है, हमारे साथी भूल जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। इसमें मुसलमानों के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है मुसलमानों के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, जो कि बिल्कुल गलत बात है, जो ये असत्य इसमें पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए इसमें सूची बनानी है, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें सही बताई गई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पूरा चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। मिलान करना है, ठीक है। फिरोज तुगलक किससे संबंधित है, बलबन का किससे संबंधित है, इल्तुतमिश का किससे संबंधित है, और अलाउद्दीन खिलजी का किससे संबंध है, ठीक है। मतलब किस चीज़ ने किसने क्या कराया था, इस संबंध में हमें जो है इसमें आंसर बताना है, ठीक है। इसमें हमें आंसर बताना है। तो बिल्कुल फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। क्या है, फिरोज तुगलक ने बिल्कुल नहर का निर्माण करवाया था, ये आपकी समझ में आ गई होगी। और बलबन ने क्या करा था, नौरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। क्या है, बलबन ने नौरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। देखिए ऐसे ही आप समझ लेंगे कि ए का जो है दूसरा है, तो ए का दूसरा कौन सा है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला आप गलत कर देंगे। ये दोनों ऑप्शन आप गलत करेंगे, ए का दूसरा दोनों में है और दूसरे का पहला तो दोनों में है। आगे देख लेते हैं, इल्तुतमिश ने क्या कराया था। तो इल्तुतमिश ने आपका बिल्कुल आपको पता है दाग प्रथा प्रारंभ की थी, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या करा था, दाग प्रथा प्रारंभ की थी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, आपका इक्ता प्रथा स्थापित की थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पता चल गया है कि इल्तुतमिश ने दाग प्रथा प्रारंभ की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, इक्ता प्रथा स्थापित की। और फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया है, बलबन ने नौरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है, तीसरे का तीसरा और डी का चौथा, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि अगला क्वेश्चन है, शाहजहां से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य वाला बताना है इसमें। तो शाहजहां के गद्दी पर बैठने से पहले दावर बख्श को बैठाया गया। शाहजहां के शासनकाल का पहला विद्रोह खान ए जहां लोदी ने किया था। शाहजहां तथा गुरु हरगोविंद के बीच संघर्ष हुआ। चौथा है, शाहजहां काल में पड़े दुर्भिक्ष का वर्णन पीटर मुंडी में किया है। बिल्कुल बताएंगे इसमें सही आंसर, बिल्कुल क्या आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि शाहजहां के शासनकाल का पहला विद्रोह खान ए जहां लोदी ने किया था, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि आपके ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है और यही असत्य पूछा था। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन बी लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में प्रथम कांदा कांदाकार गुंबद का निर्माण या धारणिक और चापाकार शैलियों का समन्वय, पच्चीकारी का प्रचुर प्रयोग या व्यापक मात्रा में संगमरमर का प्रयोग। बिल्कुल देखिए आपकी तैयारी को जांचा जा रहा है। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और बहुत जल्दी हम जो है इस क्लास को करने की पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाए, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, बिल्कुल आपको पता है ऑप्शन ये आपका सही है। भारत में प्रथम कांदाकार गुंबद का निर्माण किसने कराया, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। इसकी इमारतों में ये शामिल है, ठीक है। किसमें, फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, भारत के प्रथम कांदाकार गुंबद निर्माण के लिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा देखिए कई सारे जो है इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें जिसकी गुंबद होती थी, ठीक है, जिसको कांदाकार गुंबद कहा जाता था, ठीक है। उसके लिए क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि शिवाजी ने अपना दूसरी बार राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से कराया था। उस समय उसे किसने पूरा करवाया, ठीक है। दोबारा समझ लेंगे, शिवाजी ने अपना दूसरी बार राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से कराया था। उस समय उसे किसने पूरा कराया था, बालभट्ट ने, कृष्णजी भास्कर, निश्चलपुरी गोस्वामी और गुरु रामदास। बिल्कुल बताएंगे क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, बिल्कुल क्या है, निश्चलपुरी गोस्वामी, ठीक है। निश्चलपुरी गोस्वामी ने क्या है, इनका राज्याभिषेक कराया था, ठीक है, किससे, तांत्रिक विधि से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा सन 1857 की क्रांति का कारण नहीं है। इसमें नहीं वाले बात कर रहा है, कौन सा
1857 क्रांति का कारण नहीं है कि भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, भारतीयों का आर्थिक शोषण, या सैनिकों को सूअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना। ये तो वाला देखिए सही वाला है, लेकिन हमें इसमें नहीं वाला बताना है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, इसमें नहीं वाला बताना था। तो लॉर्ड डलहौजी का अपहरण ये भी सही था, और भारतीयों की आर्थिक नीति ये भी सही था जो क्रांति का कारण था, लेकिन उसमें कह रहा है नहीं वाला, तो ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन ए सही है, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, जो कि इसमें नहीं था, ठीक है, जो कि इसमें नहीं था, ठीक है, नहीं वाला ही इसमें बताना था। तो बिल्कुल आपको पता है ऑप्शन ए आपका इस स्थिति में सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कारण नहीं था, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम में है, ठीक है, सही मिलाना है, कौन सा किससे संबंधित रखता है। सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन, लखनऊ देखिए सूरत विभाजन लखनऊ समझौता से संबंधित रखा है, या बंगाल विभाजन जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, बंगाल का विभाजन आपका लखनऊ समझौते से हुआ था, या सूरत विभाजन जलियांवाला बाग हत्याकांड से हुआ था, या सूरत विभाजन आपका जलियांवाला से हुआ था और बंगाल विभाजन लखनऊ समझौते से हुआ था। इस तरीके से चौथा ऑप्शन है बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था जलियांवाला बाग, ठीक है, हत्याकांड से, और या फिर सूरत विभाजन लखनऊ समझौते से, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है बताइए। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है ऑप्शन बी वाला आपका सही है कि बंगाल का विभाजन, सूरत का विभाजन आपका लखनऊ समझौता और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित माना गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना के मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, सन 1905 में बंगाल विभाजन का आयोजन, या गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, या विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। तो क्या इसका आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी सही है, विधानसभा के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो कह सकते हैं जो घटना हुई थी उसके लिए सबसे बड़ा विभाजन का कारण आप कह सकते हैं वो यही था कि विधानसभा में मुसलमानों के लिए अलग करना और उन निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण करना, ठीक है, यही समझ में आ गई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, मुस्लिम लीग हुई थी, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए जो कि देखिए इसमें कह रहा था विभाजन कराया, बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था, तो कौन सा मतभेद था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ कथन हैं, इनमें बताना है कौन कौन सा जो है कथन सही है, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने सन 1857 में आर्य समाज की स्थापना करी, बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने जो है 1857 में जी क्या करा था, आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक बन गया यहाँ पर कि क्वेश्चन आ जाए कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की, तो उसमें 1857 कहीं सन होगा तब आपको लगाना है, या कह दे कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके इसमें बन गए। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि आर्य समाज ने जाति व्यवस्था की सत्ता का खंडन किया। ये कह रहा है आर्य समाज ने जाति व्यवस्था की सत्ता का खंडन किया, जो कि नहीं किया था, ऑप्शन आपका दूसरा गलत है, पॉइंट गलत है। तीसरा है कि दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट बिल्कुल सही है, जो कि कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने क्या करा था, आर्य समाज की स्थापना करी, कौन सी सन में करी, 1857 में करी थी, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जो है ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियत स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्या इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन चौथा सही है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान इसमें रखा गया था। किसमें, आपके इस समझौते में, कौन सा, 1932 में जो किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसकी ज्योति का, या उसके ताप का।
तारे का रंग जो होता है वो किस चीज़ का सूचक है, बिल्कुल बताएंगे। क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, तो उसके ताप का सूचक होता है। ठीक है, तारे का रंग जितना ज़्यादा कह सकते हैं पीला होगा, वो उतना जो है उसका ताप की बात उसमें करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसके ताप का उससे संबंध माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। देखिए 4 कथन है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं, लघु ज्वार भाटा केवल अमावस्या को आते हैं, भारत के पश्चिमी तट में दिन में 4 बार ज्वार भाटा आते हैं, खाड़ियों में ज्वार भाटा नहीं आते। ये तो बात गलत है, खाड़ियों में ज्वार भाटा आते हैं, खाड़ियों में ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, भारत में पश्चिमी तट में दिन में 4 बार भाटा आता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई निर्धारित थोड़ी ही 4 बार आएगा। लघु ज्वार भाटा केवल अमावस्या को नहीं जी, पूर्णिमा को होता है। ठीक है, बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा प्रत्येक क्वेश्चन में एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, ज्वार भाटा वाला तो बिल्कुल समझ लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, बरमुंडा त्रिभुज अब स्थित है। बरमुंडा त्रिभुज देखिए क्वेश्चन आता है इसका, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में या उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो बिल्कुल आप समझेंगे बीरमुंडा, बरमुंडा या बीरमुंडा देखिए किसी तरीके आ सकता है जो किस में अब स्थित है। तो बिल्कुल उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो होता है बरमुंडा त्रिभुज स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, सौरतापन, ग्रीन हाउस प्रभाव या भूकंपीय प्रभाव कहते हैं। बताइए क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, तो बिल्कुल ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, किसको, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरण अवशोषण किया जा रहा है, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ दिख रहा है तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है, असत्य वाला बताना है। देखिए फटाफट इसलिए चलने हैं क्योंकि आपका एग्जाम है, तो ध्यानपूर्वक आप समझते चलेंगे। क्वेश्चनों को ज़्यादातर अपनी आंखों से निकालना है, नज़रों से। क्या आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, ये बात आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, जिससे कि और ज़्यादा मैं जो है आपके लिए मेहनत करूँ। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे। देखिए वायुमंडल में निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैस की प्रधानता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बिल्कुल क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, बिल्कुल आपको पता है साथियों, बिल्कुल ऑप्शन बी लगाएंगे। बिल्कुल आप बी लगाएंगे। क्या है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा वृद्धि होती है। जरूरी नहीं है ठीक है कि जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होगी, नहीं होगी। एक स्थिति में जाकर बिल्कुल वातावरण एक क्या निश्चित हो जाएगा जहाँ पर बिल्कुल भी आपको वायुमंडल जो है देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ जल वाष्प की बात करा जो कि बिल्कुल गलत बात मानी गई है। ठीक है, असत्य उसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, निम्नलिखित में से कौन सा तराई क्षेत्र के विषय में सही व्याख्या करता है। तराई क्षेत्र की इसमें बात कर रहा है। क्या देखिए, भाबर क्षेत्र के पश्चिमी में दलदली क्षेत्र जिसमें सघन वन व उच्च जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा है शिवालिक पर्वत की तलहटी में सिंधु में तिस्ता नदी तक का क्षेत्र जिसमें नदियाँ समा जाती हैं। और तीसरा पुरानी बलुई मिट्टी में बनी से बना मैदानी क्षेत्र जो गंगा यमुना दो आब क्षेत्र में पाया जाता है। चौथा है नई वलुआ मिट्टी से बना क्षेत्र जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है। बिल्कुल बताएंगे क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, तो ऑप्शन ए सही करने वाले हैं। भाबर क्षेत्र में पश्चिमी में दलदली क्षेत्र जिसमें सघन वन व उच्च जैव विविधता पाई जाती है, तराई क्षेत्र के विषय में सही व्याख्या करता है। यही ऑप्शन आपका सही करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहा सही नहीं है। क्या देखिए, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह एक समुद्र ताल लेगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है। तीसरा है चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चौथा है विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थल रूढ़ बंदरगाह है। बिल्कुल बताएंगे। देखिए
कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा? तो ऑप्शन डी ही आपका सही है, क्योंकि विशाल जो विशाखापत्तनम भारत का आपका सबसे गहरा, ठीक है, स्थल क्रूड बंदरगाह है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, जो कि इसमें नहीं वाला माना गया है, नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये गहरा नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही है, जो गहरा नहीं है। ये बात आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये बात सही है। कोचीन बंदरगाह एक समुद्र तटान लैंगूर प्रवेश द्वार स्थित है, ये बात सही है। और चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी बात सही है। नहीं वाला पूछा था तो ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि सीमेंट की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? सीमेंट की स्थापना है उसके लिए किसकी उपस्थिति अधिक आवश्यक है? कोयला तथा जिप्सम की, कोयला तथा लोहा व अयस्क की, चूना पत्थर तथा जिप्सम की, या चूना पत्थर तथा मैग्नीज की? बिल्कुल बताएंगे तो बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही है, कोयला एवं जिप्सम की। ठीक है, कोयला तथा जिप्सम से जो है आपका सीमेंट की स्थापना की जाती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान, देखिए सारे क्वेश्चन लिए मैंने जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जो है अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप जो है प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी सारी वीडियो करा रखी हैं सीटेट से रिलेटेड, पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए, ठीक है, पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए। अगर आप पर मैथ भी नहीं आ रही है तो उसमें आपको मैथ स्पेशल क्लास फॉर सीटेट मिल जाएगा। लगभग 3 से 4 वीडियो हो, 4 वीडियो आपके लिए क्या है, एकदम जड़ी बूटी साबित होंगी अगर आपने 4 वीडियो को देख ली। ठीक है, ईवीएस की बात करें, ईवीएस, ठीक है, ईवीएस एनसीईआरटी की लगभग 7 वीडियो कराई, 7 में मैंने पूरी एनसीईआरटी खत्म करी। अगर आप इसको नहीं देखना चाह रहे तो मैंने केवल एक वीडियो करा रखी है, ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है, कंप्लीट वीडियो है। उसमें आपको जो है लगभग 1 घंटे से कम की वीडियो है, मैंने सारी चीज़ें उसमें कराने की कोशिश करी है। वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर में कराने की कोशिश करिए, तो उसे जाकर देख लीजिए अगर आपका सीटेट का एग्जाम कल है तो। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। और रेगुलर में देखिए कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो क्या देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। बिल्कुल बताएंगे क्या इसका आंसर। कहीं साथ ही अवसर आप देखिए, मैं बता दूं प्राइमरी में अवसर प्रदान करने की बात आप अगर आपने देख ली होगी तो इसमें आप नहीं लगाएंगे। यहाँ अवसर प्रदान करने की बात कहीं आप समझ रहे हैं कि जल्दबाजी में आप अवसर प्रदान वाले पे टिक मारे हैं, इसमें नहीं चलेगा, एसएसटी में नहीं चलेगा, अवसर प्रदान वाला नहीं चलेगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ। ठीक है, आपको अगर पढ़ा हुआ है तभी आपका आंसर सही होगा इसमें। ठीक है, तुक्का वाली भी बात बताऊंगा किस तरीके से, वो लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप तुक्का किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका आंसर सही था। तो बिल्कुल कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य कारण था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा, पुनः लौटा सकता है, उच्चतम न्यायालय की अनुमति लेगा। ठीक है, अब बताएंगे इसमें क्या आंसर आपका सही है। तो बिल्कुल अनुमति देगा। जब लोकसभा द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जा रहा है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा के जो भी कार्य किया जा रहा है उस पर विचार करेगा और उसे लौटा के यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेजेगी और राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे अनुमति देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? किस चीज़ में? धन विधेयक में, धनेतर विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, या संविधान का संशोधन? कौन सी चीज़ में जो है अधिकार जो है अधिक है? ठीक है, बताइए। तो बिल्कुल आपको पता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना जो है इसमें
जो मतलब जो है राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार होता है नई अकेले भारतीय सेवाओं का गठन करने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सही व्याख्या है। थोड़ा दिखा देता हूं मैं, बड़ा है, चलिए दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो कौन कौन से देखिए सही व्याख्या है। शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे उस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। सरकारी विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। सी है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बताइए क्या इसका आंसर सही है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका सी सही माना जाएगा इसमें कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, आपकी समझ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की इसमें सही बात जो है, मतलब जो भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, वो अपना विद्यालय खुद खोल सकते हैं और वो आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है, 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। बताइए, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका ए वाला सही है, सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ठीक है, में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है, जो कि आपके ऑप्शन में ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे। ठीक है, ये क्लास कैसे लगी। ठीक है, और अगर अब तक अभी आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। ठीक है, और देखिए इस चैनल को देखिए आप पर डिपेंड है, आप इस चैनल को कैसे क्या करते हैं, मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है। शेयर मैं आपसे कह ही सकता हूँ, अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप इतना कर सकते हैं। देखिए मैंने चैनल आपके लिए आपके ऊपर छोड़ रखा है, आप इसका कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कह रखा है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिससे कि मैं और आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बिल्कुल देखिए इसमें आपको कोई भी इस तरीके से कहने की मैं जो है बार बार कहूँ तो आपको जो है बुरा लगेगा। ठीक है, कि जो सर जो है ज़्यादा वो कर रहे हैं, देखिए आपका ही चैनल है, आप इसको सपोर्ट करेंगे तो अच्छा ही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है साथियों के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बता ही देंगे, और लाइक नहीं किया है तो लाइक करके आप बता सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। रेगुलर देखिए क्लास चल रही हैं, जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाएंगे प्लेलिस्ट में। जिन्होंने देखिए वीडियो नहीं देखी, क्लास नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, सारी चीज़ें वहाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपका गुरुकुल इंडिया सर्च करेंगे, आप गुरुकुल इंडिया सर्च करेंगे। ठीक है, तो गुरुकुल इंडिया जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही आपका जो चैनल देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा आपको नोट्स PDF या कोई भी सूचना होती है वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे और जोड़ते रहे अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।